हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज सिविक्स का 17वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश सीएलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में ऐसी परिकल्पना को व्यक्त करता है जिससे उदारवाद की मान्यताओं की पुष्टि होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न समकालीन राजनीतिक चिंतकों में से किसने न्यूनतम राज्य के विचार को प्रतिपादित किया? तो ये किया था फ्रीमैन महोदय ने। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रीमैन का मानना है कि सरकार को कल्याण या विनियमन के कार्यों से पल्ला झाड़ लेना चाहिए। सरकार का काम है कानून और व्यवस्था कायम करना, संपत्ति अधिकारों की परिभाषा देना एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इस प्रकार फ्रीमैन का मानना है कि सरकार को कम से कम काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ न्यूनतम राज्य के विचार को प्रतिपादित कर बारे में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का एक कारक है? राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का एक कारक है? तो ये विकासवादी सिद्धांत का एक कारक है। ठीक है, राज्य का विकास अनेक कारणों और अनेक तत्वों के सहयोग से हुआ है, और उनमें अगर देखा जाए तो पहला इसमें माना जाता है मूल सामाजिक प्रवृत्ति, दूसरा रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियाँ राजनीतिक चेतना का मुख्य है। ठीक है, तो ये सभी बातें जो है विकासवादी सिद्धांत के जरिए देखा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्याय से प्लेटो का अभिप्राय क्या था? तो न्याय से प्लेटो का अभिप्राय था, जिस कार्य के लिए अपनी प्रकृति से योग्य हो वह उसी कार्य को करे। ठीक है, प्लेटो ने न्याय की स्थापना के लिए नागरिक के कर्तव्यों पर बल दिया, और न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए उसने नागरिकों को 3 वर्ग बनाए, दार्शनिक, शासक और सैनिक वर्ग। जिसमें उत्पादक वर्ग, उसने ये तर्क दिया कि जब ये तीनों निष्ठापूर्वक अपनी प्रकृति के अनुसार कर्तव्यों का पालन करेंगे तब राज्य की व्यवस्था अपने आप जो है न्यायपूर्ण होगी। उसमें जिस कार्य के लिए अपनी प्रकृति से योग्य हो उसी कार्य को करना चाहिए, ऐसा बताया था प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स ने शासन के निरंकुशता को किस आधार पर उचित ठहराया? हॉब्स ने शासन के निरंकुशता को किस आधार पर उचित ठहराया? तो ये मानव प्रकृति झगड़ालू एवं दुष्कर्मी होती है, ऐसा बताया था। विवेक से प्रेरित मनुष्य एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, लेकिन विवेक इतना दुर्बल होता है कि वह साधारण मनुष्य के लोभ को नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसलिए हॉब्स ने बताया था कि मानव झगड़ालू प्रकृति एवं दुष्कर्मी होता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा को नए रूप में फिर से प्रस्तुत किया था? तो जॉन रॉल्स ने। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए रॉल्स ने एक विशेष तर्क प्रणाली का सहारा लिया है। सामाजिक अनुबंधन की तर्क प्रणाली का अनुसरण करते हुए रॉल्स ने एक काल्पनिक युक्ति का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अनंत काल तक चल सकती थी यदि मनुष्य में निम्नलिखित में से एक कारक न होता। तो कौन सा कारक न होता? तो विवेक तथा हिंसात्मक मृत्यु का भय अगर न होता तो अनंत काल तक चल सकती थी प्राकृतिक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था है जिसमें हिंसात्मक मृत्यु का भय बना रहता है। विवेक से प्रेरित या प्राकृतिक विधि से प्रेरित मनुष्य शांतिपूर्वक रहने का निश्चय करते हैं, किंतु विवेक इतना दुर्बल है कि साधारण मनुष्य लोभ को नियंत्रित नहीं कर सकता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्लेटो से संबंधित है? तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये कथन किसका था? प्लेटो का था। तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून दोनों एक दूसरे में निहित है, यह कथन किसका है? प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून दोनों एक दूसरे में निहित है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जॉन लॉक का है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जहाँ हॉब्स प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून में विभेद बताया था, ठीक है, हॉब्स ने जो है प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून में विभेद बताया था, वहीं पर लॉक ने जो है प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून दोनों को एक दूसरे में निहित मानते हैं। तो दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा है? तो टी.एच. ग्रीन ने कहा था। टी.एच. ग्रीन ने बताया था कि व्यक्ति का उद्देश्य आत्म विकास है, राज्य के कानूनों और संस्थाओं का उद्देश्य व्यक्ति के आत्म विकास के आदर्शों की सिद्धि में सहायता देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा है, ऐसा किसने कहा था? तो ये रूसो ने कहा था, ठीक है। रूसो ने लिखा है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और सर्वत्र वह बंधनों में जकड़ा हुआ रहता है। इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र तो है, परंतु समाज उसे अपने नियमों और अपने रूढ़ियों द्वारा जो है बांधकर दास बना लेता है। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि जो सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा वह स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा? तो ये कहा था रूसो ने, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूसो का कहना था कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। मतलब यह है कि कोई भी नागरिक तत्कालिक इच्छा से प्रेरित होकर सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है तो वास्तव में अपनी स्वतंत्रता को नष्ट कर रहा होता है। ऐसी हालात में जब उसे सामान्य इच्छा के अनुसार चलने को विवश किया जाएगा तो वह उसे उसकी स्वतंत्रता वापस दिलाने का प्रयास होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह विचार किसका है कि राज्य अपने आप में एक साध्य है, यह किसने कहा था, किसने व्यक्त किया था? तो ये यूनानी चिंतकों ने कहा था, ठीक है। प्लेटो और अरस्तु ने भी राज्य स्वयं साध्य है इस मत का जो है प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूनानी चिंतक जो भी थे वो राज्य अपने आप में एक साध्य मानते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक के संबंध में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये टी.एच. ग्रीन के बारे में कहा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। टी.एच. ग्रीन रूसो, कांट और हीगल जैसे आदर्शवादी विचारकों की शिक्षाओं को अनुसरण करते हुए उदारवाद की परंपरा को जो है कल्याणकारी राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया था टी.एच. ग्रीन ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के रिपब्लिक का उपशीर्षक कौन सा है? प्लेटो के रिपब्लिक का उपशीर्षक, ये हम लोग कई बार एक क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं तो फिर भी कर देते हैं, न्याय से संबंधित था, ठीक है। प्लेटो की अमर कृति थी ना द रिपब्लिक, और इसका उपशीर्षक जो है न्याय मीमांसा या न्याय से संबंधित था। अतः इसका मुख्य विवेच्य विषय जो था वो न्याय सिद्धांत ही था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों का सिद्धांत नहीं है? अधिकारों का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो अधिकारों का सावयव सिद्धांत, ये इसका सिद्धांत नहीं है, ठीक है। आधुनिक यूरोप के दीर्घकालीन विकास में जो है अधिकारों के प्रश्न को नए नए तरीकों से सुलझाने की चेष्टा की गई और अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत प्राकृतिक, कानूनी, ऐतिहासिक, आदर्शवादी, कल्याणकारी, ये सभी जो है विभिन्न चरणों में इसका प्रयास किया था, लेकिन सावयव सिद्धांत ये ऐसा कोई उसमें नहीं था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि, सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय जो है सभी प्रकार की विषमताओं, जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त कर दी जाए, वही क्या होता है? सामाजिक न्याय है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए?
तो ये क्रैब महोदय ने कहा था, यहाँ पे भी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य प्रभुसत्ता के संदर्भ में बहुलवादी दृष्टिकोण का संकेत उन व्यक्तियों से मिलेगा जहाँ पर कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देने की बात करते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से क्रैब को ही माना जाता है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? उदारवाद से मेल नहीं है, तो ये बुजुर्गवा राज्य का उदारवाद से कोई मेल नहीं रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है? तो मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है, आप लोग जानते भी होंगे। मार्क्स ने जो है तत्कालीन स्वप्नदर्शी समाजवाद का खंडन करते हुए वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी थी, अर्थात देखा जाए तो उसने इतिहास के दर्शन के आधार पर जो है समाजवाद के विकास की व्याख्या किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा।